Hello students, let's continue. Chapter number 1, the French Revolution, which is belonging to history. In this chapter, in previous class, we discussed about the introduction of French Revolution and the outbreaks of the French Revolution. Today we will continue the outbreaks of the French Revolution. In this topic, we are going to learn about the influence of the philosopher and राइटर्स कि मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन पर फ्रांस के जो फिलोसोफर्स और राइटर्स थे उसका क्या इफेक्ट आया. द मिडिल क्लास एम्ब्रेस्ड एजुकेटेड एंड द वेल्दी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट में से एक कैटेगरी जो थी, जो एजुकेटेड पर्सनस का जो एक ग्रुप था, वह अलग से राइज अप हुआ और उसे हमने मिडिल क्लास के नाम से जाना. अब मिडिल क्लास का जो एक ग्रुप था वह जब राइज अप हुआ तो वह एजुकेटेड भी था और वह उनके पास अर्निंग के सोर्सेस भी थे, जॉब भी थे. कोई क्लर्क था तो कोई लॉयर था, अलग अलग पोस्ट पर ट्रेडर्स, मर्चेंट्स वगैरह थे. तो वह एजुकेटेड भी थे प्लस वेल्दी भी थे. तो उन्हें कई सारा नॉलेज और अपनी जो राइट्स थे उनके बारे में उन्हें कई सारा नॉलेज मिल गया. तो उसके लिए अब वो डिमांड करने लगे. द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज इज द प्रमोटेड बाय द फ्यूडल सोसाइटी वॉज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. अब इन्होंने क्या किया, जो मिडिल क्लास का जो ग्रुप था उन्होंने सोसाइटी में जो कोई भी पोस्ट है वो प्रिविलेज बाय बर्थ व्यक्ति को दी जाती. जस्ट लाइक क्लर्की फैमिली में अगर किसी का बर्थ हो रहा है तो आगे जाकर वो भी चर्च के फादर या क्लर्की बनेंगे. उसी तरह से कोई रॉयल फैमिली या नोबल फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वह उसे पता है कि आगे जाकर मुझे इस फील्ड में जॉब मिल जाएगी. तो वो क्या होता था, बाय बर्थ होता था, चाहे उनके पास एबिलिटी है या नहीं है, लेकिन उन्हें हेरिडिटी के अकॉर्डिंग यह अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी. तो उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया और ये कहा कि व्यक्ति को ये सारी जॉब और किसी भी पोस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उसकी इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि वो बाय बर्थ उसे प्रोवाइड की जाए. Being educated, the members of this class had assessed the various ideas of equality and freedom proposed by the फ्रांस इन इंग्लिश पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसोफर. अब जो यह मिडिल क्लास जो थी, जो एजुकेटेड ग्रुप था, उन्हें ये आइडियाज़ कहाँ से मिले, जो फ्रांस और इंग्लिश के जो फिलोसोफर और राइटर्स थे, उन फिलोसोफर और राइटर्स के जो मैगजीन में और न्यूज़पेपर में उनके जितने भी आर्टिकल्स आते थे, वो आर्टिकल्स में लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रैटर्निटी के लिए प्रमोट करते थे. तो जब वह उन आर्टिकल्स को पढ़ते थे तो उसमें उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स को भी डेवलप हुआ, प्लस उनके अपने राइट्स मतलब कि अपनी फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटीज़ के लिए भी उनके मन में यह फीलिंग्स डेवलप हुई. दीज आइडियाज गॉट popularized among the mass is a result of intensive discussion and the debates in the saloon hall and the coffee houses and through the books and the न्यूज़पेपर्स. अब यह जो आइडियाज़ जो थे, जो फिलोसोफर्स और राइटर्स ने जो अपने आर्टिकल्स के थ्रू लोगों के बीच में पॉपुलर किए थे, यह और भी ज़्यादा पॉपुलर होते गए. लोग सैलून में है, कॉफ़ी बार में है, जहाँ भी लोग इकट्ठे होते तो वहाँ इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करते. तो यह क्या हो गया, लोगों के बीच में ईजीली जो फिलोसोफर्स और राइटर्स थे उनके यह आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे. द आइडियाज़ ऑफ फिलोसोफर्स प्लेड अ ग्रेट रोल. John Locke, Jean Quick, and the Rousseau and the Montesquieu reject the doctrines of divine kingship. अब जस्ट लाइक रूसो थे, जॉन लेक थे, मॉन्टेस्क्यू थे, ऐसे बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपने आर्टिकल्स के थ्रू लोगों में यह मतलब फीलिंग्स को डेवलप किया कि जो किंगशिप का जो सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम राजा को, रूलर को एक गॉड की तरह वर्शिप करते हैं और उनका कहा हुआ मतलब सर्वोपरि हो गया कि उसे हमें करना ही है. तो अब ऐसा नहीं चलेगा, सबको इक्वलिटी का राइट्स मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए. इस तरह से जो यह ग्रेट फिलोसोफर्स थे, इनके थ्रू लोगों में काफ़ी सारे पॉजिटिव व्यूज़ को राइज अप किया गया. नेक्स्ट टॉपिक, इमीडिएट कॉजेज़. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे. ऑन 5 May 1789 Louis XVI called together an assembly of the States General to pass the proposal for न्यू टैक्सेस. अब क्या हो गया था, एज प्रीवियसली भी डिस्कस्ड दैट जो लुइस 16 को जो ट्रेजरी मिली थी, वह ट्रेजरी क्या थी, बिल्कुल
एम्प्टी थी और उसकी जो लग्जरियस एक्सपेंडिचर्स जो थे, वर्साई पैलेस को मेंटेनेंस करना है और उसकी लग्जरी लाइफ को स्पेंड करना है, डेली जो एक्सपेंडिचर्स जो थे उनको मेंटेनेंस करने के लिए उससे मनी की नीड थी। अब वो मनी कहाँ से कलेक्ट करेगा? वह मनी टैक्स इम्पोज करके, कि अब वो जो टैक्स लग रहे थे वो ऑलरेडी इतने हैवी थे और उन टैक्सेस को बढ़ाना था। तो उसके लिए अब उन्होंने क्या किया, 5 मई 1789 को उन्होंने एक असेंबली, एक मीटिंग अरेंज की। और यह जो मीटिंग थी वह एक लंबे समय बाद अरेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो लास्ट मीटिंग हुई थी वह हुई थी 1614 में। कब हुई थी? 1614 में लास्ट मीटिंग हुई थी और उसके बाद अब यह नेक्स्ट मीटिंग हो रही थी। क्योंकि जब भी कोई लॉ टैक्स इम्पोज करने के लिए पास किया जाता है तो उसमें सोसाइटी के जो तीनों स्टेट्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट्स, उनके मेंबर्स का होना कंपलसरी होता है। इसलिए वोटिंग के लिए मीटिंग को अरेंज किया गया। वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द past had been conducted according to the principle that each states had one vote। अब क्या था कि जनरल जो ये असेंबली अरेंज की गई थी, इसमें क्या था, स्टेट जनरल ने जो प्रीवियस मेथड से जो चला हुआ आ रहा था वोटिंग का सिस्टम, उसी बेस पर उन्होंने वोटिंग करवाई। कैसे कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ये 3 स्टेट्स होंगे। अब इन तीनों स्टेट्स का एक एक वोट होगा, मतलब कि पर मेंबर के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल वोट नहीं होगा। फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे 300 इस मीटिंग में, सेकंड स्टेट के मेंबर थे 300 और थर्ड स्टेट के मेंबर थे 600। तो अब ये जो सारे मेंबर्स थे यहाँ, इनका फर्स्ट स्टेट के, ये सेकंड स्टेट के और ये थर्ड स्टेट के, तो इन सारे मेंबर्स के अलग अलग इंडिविजुअल वोट्स नहीं होगा। फर्स्ट स्टेट का 1 वोट होगा, सेकंड स्टेट का भी 1 एंड थर्ड स्टेट का भी 1। तब अब इसमें क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मेजोरिटी कहाँ हो जाएगी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के दोनों के व्यूज़ एक साथ हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनके 2 वोट हो गए। तो थर्ड स्टेट को अपनी व्यूज़ रखने का मौका मिलता ही नहीं था। और इस असेंबली में क्या अरेंजमेंट किया गया कि जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स थे उन्हें आगे बिठाया गया सीट्स पर, सेकंड स्टेट्स के मेंबर्स को भी आगे बिठाया गया 300 मेंबर्स को, और जो थर्ड स्टेट्स के जो 600 मेंबर्स आए थे उसमें भी कौन सी कैटेगरी के थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, उन लोगों को ही उसके मेंबरशिप प्रोवाइड की गई। तो वो जो 600 पीपल जो थे, मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के, वो सारे इस असेंबली में पीछे रो में खड़े रहे। प्लस उनके पास जो अदर मेंबर, जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे, वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाए, तो उनकी 40,000 एप्लीकेशंस जो थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो उनके लेटर्स के फॉर्म में वो अपने साथ लेकर आए थे। नेक्स्ट वन, व्हेन द किंग, अब इनका क्या व्यू था थर्ड स्टेट्स का कि अब जब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों का 1 वोट हो रहा है, तो इसमें उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि थर्ड स्टेट की डिमांड क्या थी कि थर्ड स्टेट ये चाहते थे कि ईच पर्सन 1 वोट काउंट हो। बट दिस टाइम द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट द वोटिंग नाउ शुड बी कंडक्ट बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। मतलब क्या होगा कि अगर फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स है तो उसके 300 मेंबर्स को वोट देने का राइट दिया जाएगा। उसी तरह से सेकंड स्टेट्स के भी 300 मेंबर्स है तो उनको भी सबका इंडिविजुअल वोट देने का राइट दिया जाएगा और पर पर्सन 1 वोट काउंट होगा। सेम इसी तरह से थर्ड स्टेट में भी होगा। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने अपना प्रपोजल रखा तो व्हेन द किंग रिजेक्ट द प्रपोजल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट विच वॉज द स्पार्क ऑफ द आउटब्रेक्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेट ने अपना प्रपोजल रखा तो जो रूलर थे, जो किंग थे लुइस 16, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही किंग ने यह प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो थर्ड स्टेट्स के जो सारे मेंबर्स थे वो उन्होंने असेंबली का प्रोटेस्ट किया, बायकॉट किया और वह असेंबली छोड़कर बाहर आ गए। और इस तरह से उनमें रिवॉल्यूशन की जो एक ज्वाला थी, जो एक फ्लेम जो थी, वहीं से राइज अप हुई। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑन द ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, कि रिवॉल्यूशन का फ्रेंच सोसाइटी पर क्या इफेक्ट आया। ऑल द ग्रुप्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। दिस ग्रुप्स इंडिविजुअल just like included peasants, artisans और petty officers, lawyers, teachers, servants, merchants, doctors and traders। अब क्या था कि इस ग्रुप्स में कई सारे मेंबर्स इंक्लूड थे। इसमें
जस्ट लाइक पीसेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, पीटी ऑफिसर्स थे, लॉयर्स, टीचर्स, सर्वेंट, मर्चेंट, डॉक्टर, ट्रेडर्स, ये सारे थर्ड ग्रुप में, मतलब थर्ड स्टेट के ग्रुप में इंक्लूड थे। तो ये इन्होंने सबने क्या किया कि थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। द क्लर्गी एंड द नॉबिलिटी वर फोर्स्ड टू surrender power and all the privileges were taken away from them। अब क्या था कि थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी एक ग्रुप बना, एसोसिएशन बनाया और मतलब एक नेशनल असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन किया और जो क्लर्गी और नॉबिलिटी के जो ग्रुप्स थे उन पर एक फोर्स किया। क्या फोर्स किया कि अब जो भी पोस्ट प्रोवाइड की जा रही है वो प्रिविलेज्ड फॉर्म में नहीं की जाएगी, कि बाई बर्थ किसी को भी कोई पोस्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी कि नॉबिलिटी या क्लर्गी की पोस्ट पर उसी फैमिली से बिलोंगिंग पर्सन असेंड होगा। अब उन्होंने क्या किया कि जस्ट लाइक दे पुट देयर डिमांड, जस्ट दे ऑल्सो वॉन्ट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी, कि हमें भी सब लोगों को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। feudal lord, noble, clergy and women would have been disappointed with the outcomes of the रिवॉल्यूशन। अब क्या हो गया कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने जब अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दिया, फ्रेंच और जो थर्ड स्टेट जो थे उसके मेंबर्स भी काफ़ी थे, तो उन लोगों में काफ़ी एक एंथुसियाज्म था, उनको अपना जो मोटो था उसे गेन करना था। उन्होंने क्लर्गी और नॉबिलिटी की बातों को डिनाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से अब क्या हो गया था कि जो फेडरल क्लास के जो लोग थे, नॉबल क्लास के जो पीपल थे और क्लर्गी और वुमन कैटेगरी के जो लोग थे उनमें एक फियर हो गया कि जो अब हमारे जो राइट्स जो थे, अब तक हमारे पास जो अधिकार थे वह अधिकार अब हमसे छीने जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट्स टुक प्लेस इन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 इन फ्रांस। अब क्या हो गया, 5 मई को मीटिंग अरेंज हुई थी लेकिन उस मीटिंग का कोई डिसीजन नहीं निकला। थर्ड स्टेट्स ने जो मीटिंग असेंबली जो थी उसको छोड़कर वो बाहर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो 14 जुलाई 1789 को थी उसकी मॉर्निंग में क्या इवेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ कि दैट वाज द डे ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मीन्स द 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग डे था। इन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द किंग ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मूव इनटू द सिटी। देयर वाज अ rumor that the ordered his army to open fire अपॉन द सिटीजन्स ऑफ पेरिस। अब क्या हो गया था कि 14 जुलाई 1789 को किंग ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि वह सिटी की तरफ मूव करे, लेकिन लोगों के माइंड में क्या हो गया था, एक रिम्यूर था। रिम्यूर मीन्स एक अफवाह फैल गई थी लोगों के बीच। क्या अफवाह फैली थी, क्या रिम्यूर आ गया था कि किंग ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया है कि जो पेरिस के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर ओपन फायरिंग की जाए। तो उसमें क्या, उससे क्या हो गया था, लोगों के माइंड में एक फियर हो गया था। 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and they decided to form the people's militia। अब 7,000 मेन और वुमन जो थी वह कलेक्ट हुए, एक साथ इकट्ठे हुए टाउन हॉल में और उन्होंने डिसाइड किया कि वह मिलिशिया मीन्स जो वह अपनी एक नागरिक सेना बनाएंगे। They broke into a number of the government buildings in search of arms। उन्होंने हथियार की तलाश में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल stormed the frontiers, prisons and the bastilles where they hoped to find the hoarded ammunition। अब क्या था कि कुछ लोगों का जो ग्रुप था उन लोगों ने क्या किया कि बास्तिल के फोर्ट पर अटैक किया। किसकी सर्च में, कि उन्हें पता था कि वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में हथियार होंगे या एम्यूनिशन मीन्स हथियार का खजाना होगा, हॉर्डेड एम्यूनिशन। तो उस खजाने की तलाश में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। द क्राउड destroyed the bastilles, the commander of the bastilles was killed and the prisoners released। अब क्या था कि जब जो
100 पीपल्स जिन्होंने बास्तिल के फोर्ट पर अटैक किया था, उन्होंने क्या किया, बास्तिल के फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ की जो जेल थी उसका जो कमांडर था उसका मर्डर कर दिया, और जितने भी कैदी जो उस जेल में बंद थे उनको रिलीज़ कर दिया। टोटल कितने कैदी थे वहाँ पर? 7 प्रिजनर्स थे, उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कैसे बना कि द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी उसमें क्या था, स्टार्टिंग में ही जब उन्होंने उस असेंबली को रिमूव किया तो उसके बाद वह टाउन हॉल में इकट्ठा हुए और वहाँ जाकर उन्होंने नेशनल असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन किया। और इस नेशनल असेंबली का मेन मोटिव क्या था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि किंग की, मोनार्क की पावर पर लिमिट लगाना, कंट्रोल करना, कि जो राजा अनलिमिटेड टैक्सेस इंक्लूड कर मतलब इम्पोज कर रहे हैं उन टैक्सेस को कम करना, लोगों के बीच में इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम की फीलिंग्स को डेवलप करना, सबके साथ इक्वल बिहेवियर करना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इस तरह से उन्होंने नेशनल असेंबली के थ्रू मोनार्क्स की राइट्स पर या उसकी पावर पर कंट्रोल लगाना चाहा। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज वर टू बी मेड बाय द नेशनल असेंबली। अब क्या हो गया था कि जब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इन नेशनल असेंबली ने टाउन हॉल में बैठकर, टेनिस कोर्ट में बैठकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिसाइड किया गया कि अब कंट्री को रन करने के लिए जो भी लॉ बनाए जाएंगे वह मोनार्क या किंग नहीं बनाएगा। हु कंस्ट्रक्ट देम? द लॉज वर मेड बाय द नेशनल असेंबली। Next one, the constitution began with a declaration of the right of man and citizen। अब क्या हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने एक और डिक्लेरेशन किया था। क्या किया था कि जो भी राइट्स है वह मेन और सिटीजन्स को दिए जाएंगे। उसमें कैसा था, उन्होंने राइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीजन्स में वो सारे पर्सन आते हैं जिनकी एज 25 ईयर्स की है और जो वर्किंग पीपल हैं और वह अपनी जो वेजेस है उसका 3 डे का वेजेस जो है वो एज ए टैक्स पे करते गवर्नमेंट को, तो वह एक्टिव सिटीजन्स में आ गए। तो उन्होंने किसको राइट दिया? जो एक्टिव सिटीजन्स जो थे, मेल पर्सन जो थे, उनको वोट देने का राइट दे दिया। और उसके अलावा जो वुमन थी और जो वेजेस अपना एज ए टैक्स पे नहीं करते थे 3 डेज का, उन्हें वोट देने का राइट नहीं दिया। द सोशल डिवीज़न ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस का सोशल डिवीज़न क्या था? एज प्रीवियसली आई एक्सप्लेन दैट द फ्रांस का जो सोशल डिवीज़न था वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट स्टेट, इट कंस्टिट्यूटेड द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ द clergymen and the church fathers who were the custodian of religion, venerated persons in the society and were exempted from all taxes। अब क्या था कि जो भी इसमें क्लर्की पर्सन जो थे, चर्च के फादर वगैरह थे, जो कि उनको, जो कि रिलीजन के संरक्षक थे, कस्टडाइन थे, जो धर्म का संरक्षण करते थे, उसके स्प्रेड करते थे रिलीजन को, उन लोगों को इस कैटेगरी में लिया गया, जो कि एक बहुत ही छोटा ग्रुप था। और वह क्या थे कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों थे वो पर्सन? क्योंकि उनकी काफ़ी वैल्यू थी सोसाइटी में, उन्हें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीट्स प्रोवाइड की जाती थी और ना ही उन्हें टैक्स पे करने, मतलब कि टैक्स पे करने, सोसाइटी में जो टैक्स पे करने की जो लिस्ट थी लोगों की, उसमें भी वह इंक्लूड नहीं थे कि उन्हें टैक्स पे भी रखा जाता था। सेकंड था द सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में कौन इंक्लूड होते थे? इट कंस्टिट्यूट the minority group of landlords, men of noble birth and the aristocrats. This class also shared most of the privilege। अब क्या होता था कि जो सेकंड एस्टेट जो था उसमें क्या था, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो लोग थे, जिसमें लैंडलॉर्ड्स आ गए, नॉबल फैमिली से बिलोंगिंग आ गए, या कुलीन क्लास, एरिस्टोक्रेट मतलब कि जो रईस पीपल होते थे वो लोग आ गए नॉबल क्लास से बिलोंग, तो इन सारे लोगों को भी बाय बर्थ यह सीट्स प्रोवाइड होती थी और प्रिविलेज्ड, और इसी तरह से यह भी टैक्स से फ्री थे। तो अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ गई थी? थर्ड स्टेट। द थर्ड स्टेट
It comprised of the vast majority of the common masses, which includes the landless peasants, landless laborers, servants, merchants, court officials, lawyer, etc. अब जो थर्ड स्टेट थे उसका ग्रुप काफ़ी बड़ा था, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का ग्रुप काफ़ी छोटा था। अब इसमें कौन लोग आते थे? वो सारे मर्चेंट्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, लैंडलेस पीजेंट, सर्वेंट, लायर वगैरह, ये सारे कोर्ट ऑफिशियल पर्सन, ये सारे इसमें इंक्लूड होते थे। दिस स्टेट्स लिव्ड इन पॉवर्टी एंड मिजरी एंड द पेड ऑल दी टैक्सेस। और यह जो पर्टिकुलर ग्रुप था वह बहुत ही पॉवर्टी, गरीब ग्रुप था और बहुत ही मिजरी, काफ़ी कष्टपूर्ण इनकी लाइफ स्टाइल थी। और जितना भी कंट्री को रन करने के लिए जितना भी मनी कलेक्ट होता था वह उसका जो टैक्स पे किया जाता था, मतलब जो अर्निंग का सोर्स था टैक्सेस, और जो टैक्स पे होता था वो सिर्फ इसी ग्रुप के लोगों के द्वारा टैक्स पे होता था। मतलब फर्स्ट स्टेट भी टैक्स फ्री था, सेकंड स्टेट भी टैक्स फ्री था, और थर्ड स्टेट पर सारे हैवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक, द लीजेंसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल। The French Revolution put an end to the arbitrary rule and they developed the ideas of republic in Europe and in other parts of the world. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुट एन एंड टू दी, अब कहाँ पर एंड हुआ? बिना किसी तर्क के। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या था? बिना किसी तर्क के, द रूल मतलब बिना किसी तर्क के जो रूल होता है उसके साथ खत्म हो गया। एंड डेवलप द आइडियाज़, मतलब मोनार्क सिस्टम को तो फिनिश कर दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस में से, और उसके साथ एक रिपब्लिक जो आइडियाज़ था वो ऑल ओवर यूरोप में उन्होंने डेवलप किया। और उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी रिपब्लिक का आइडियाज़ इम्पोज होता गया या पॉपुलर होता गया। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट that adopted the ideas of liberty, equality and fraternity. These ideas become the basic doctrine of the democracy for every nation in 19th and the 20th century. फ्रांस उस टाइम पीरियड का पहला ऐसा कंट्री था जिसने लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटीज़ के आइडिया से वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया। और आगे जाकर डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी के सिद्धांत में इन जो कि 19th और 20th सेंचुरी में काफ़ी सारे नेशंस ने, मतलब हर एक नेशन ने जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फैटर्निटी के आइडियाज़ को एडॉप्ट किया। नेक्स्ट वन, इट मार्क्स द एंड ऑफ द फेडरलिज्म एंड ब्रोट इन द अ न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब क्या हो गया था? इसने जो फेडरलिज्म मतलब कि जो ज़मींदार प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को डेवलप किया कि अब कोई ज़मींदारी प्रथा नहीं होगी, किसी को टैक्स नहीं देना है, मतलब कि जो हैवी टैक्सेस, अननेसेसरी जो हैवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं उनसे फ्री किया। प्लस इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को डेवलप किया। इंडस्ट्रियल मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज ओपन करवाई, जैसे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और आर्टिशियंस, इनकी कैटेगरी में वृद्धि इंक्रीज़ हुआ, और इसी तरह से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को डेवलप किया। इट इनिशिएटेड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। इसके साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यूरोप की अदर कंट्रीज़ में भी जो एक पॉलिटिकल चेंजेस का, जो एक सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की स्टार्टिंग हुई, एक सूत्रपात हुआ, एक मतलब कि वर्ल्ड में यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ में सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस स्टार्ट हो गए। इट गिव्स द टर्म ऑफ द नेशन इट्स मॉडर्न मीनिंग एंड promoted the concepts of the nationalist, which is inspired the people in Poland, Germany, Netherlands and Italy to establish। अब क्या हो गया था कि जो नेशन की जो फीलिंग्स थी, जो नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश करी, उसके बाद लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो डेवलप हुई, वह उससे कई सारे कंट्रीज़ जो है वो इंस्पायर हुए, जैसे कि पोलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, इटली है। इन्होंने भी नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश किया, अपनी कंट्रीज़ में नेशन स्टेट्स को इस्टेब्लिश किया। द ग्रेटेस्ट इफेक्ट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ मास movement of all over the world and the rise of the spirit of nationalism among the people। इसके साथ जो सबसे बड़ा इफेक्ट आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वह क्या था? इट
द ग्रेटेस्ट इफेक्ट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ मास मूवमेंट, कि अब क्या हो गया था कि मास मूवमेंट मतलब कि एक बड़े स्तर पर जो आंदोलन थे, जो रिवोल्यूशंस थे वो स्टार्ट हो चुके थे ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, और लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप हुआ कि उनमें राष्ट्रीयता की कि हम सब एक हैं। और जब उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग का राइजअप हुई तो ऑटोमेटिकली उनमें इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटीज़ की फीलिंग को डेवलप हुआ, और उन्होंने अपने राइट्स को गेन करने के लिए मूवमेंट और रिवॉल्यूशंस स्टार्ट